कि आपसे बात किए हुए काफ़ी दिन हुआ और इस बीच में काफ़ी चीज़ें बदली हैं और इस बदलाव में लोकतंत्र, संविधान, शासन तंत्र वगैरह वगैरह बहुत ही एक अलग शेप लिया है। तो मेरे ख्याल से आप चूँकि जनता में रहते हैं, लोगों के बीच में चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको महसूस हो रहा होगा कि देश किधर जा रहा है या जो सारे आंदोलन थे उनकी क्या गति हुई है इस बीच। समझता हूँ कि देश या हम कहें भारत दो हिस्सों में बटा है। एक भारत तो शहरी भारत है और दूसरा ग्रामीण भारत है। बहुत सारी जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो रही हैं वो हमारे ग्रामीण भारत से उतना नहीं जुड़ी हुई हैं जितना शहरों में है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि चेतना के स्तर पर अभी गांव की जो बहुसंख्यक जनता है वह लोकतंत्र क्या है, शासन सत्ता क्या है, उससे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, उससे हमको क्या चाहिए और हम क्यों किसी शासन सत्ता की तरफ रहें, इसकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं। जो बहुत सारे हमारे बीच में पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी गहराई से हर एक नागरिक की जो समस्याएं, उसकी व्यक्तिगत समस्याएं, उसकी सामूहिक समस्याएं क्या हैं, इसकी गहरी पैठ उसकी नहीं, वो इस बात को समझ नहीं पाता। लोकतंत्र हमारा खतरा है। हमारे बीच के जो ओबीसी, एससी के, एसटी के संगठन हैं, संगठन करने वाले हैं, वो लोग इसको कह रहे हैं, बहुत दिनों से कह रहे हैं। 2014 के बाद से ही जब ये सरकार आई है, केंद्र में सत्ता में आई है, तभी से यह प्रश्न उठने लगा है, सुगबुगाहट हो गई थी कि लोकतंत्र हमारा किधर जाएगा, लोकतंत्र हमारा ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो जो देश का जो बहुत बड़ा हिस्सा है उस हिस्से में इसको लेकर के निचले स्तर पर बहुत सारी गतिविधियां नहीं हो पाती। हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के संगठन भी कुछ चिंतकों में, कुछ बुद्धिजीवियों में सीमित रह जाती है। जो वहाँ पर लोग आते हैं उनका जो जुड़ाव होना चाहिए गांव की जनता से, गांव में रह रही जनता से, चाहे वो किसान हों, चाहे वो मजदूर हों, वो दलित हों, पिछड़े हों, उनके साथ उनका कोई बहुत ज़्यादा गहरा लगाव नहीं हो पाता है। तो वो आते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने के बाद जिस वक्त चर्चा कर रहे होते हैं उस वक्त बहुत उत्साह रहता है, बहुत ऊर्जा रहती, बहुत उबाल रहता है लोगों के मन में। लेकिन जब वो वहाँ से अपने मूल स्थान पर पहुँच जाते हैं तो वो ऊर्जा जैसे जैसे वो घर के नज़दीक पहुँचते हैं वैसे वैसे उनका उत्साह कुछ कम होने लगता है। कम इसलिए होने लगता है क्योंकि वो अपना स्वयं अपनी सोच का विस्तार नहीं कर पाते हैं, लोगों तक वो पहुँच नहीं पाते हैं। वो जा कर के अपने घरों में बैठ जाते हैं और आजकल जैसा सोशल मीडिया पर है, अपनी भावनाओं को वो व्यक्त करने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। ज़्यादातर वही होता है। इसीलिए इतने दिनों के बाद भी 5 साल बीत गया इस सरकार का, दूसरा कार्यकाल 5 साल का आ गया, लेकिन व्यापक बदलाव की तरफ कोई कदम आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। 2-3 घटनाएं हुई इस बीच में। हम जैसे 2 मार्च नहीं है, तो शायद फरवरी का महीना था, 2 अप्रैल, हाँ सॉरी 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल में एक एससी के लोगों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन का था जो एससी एट्रॉसिटीज़ के प्रति सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्णय आया था, जो उसको डाइल्यूट किया गया था, उससे जो दलित वर्ग था वो बहुत ही चिंतित था, प्रभावित था।
और आशंकित था कि उसके साथ अन्याय होगा। इसलिए बिना किसी बहुत प्रभावशाली नेतृत्व के, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे कानून के माध्यम से, वो लोगों में एक उत्साह आया, लोग इकट्ठा हुए, एक अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ और सरकार उससे प्रभावित हुई और सरकार ने यह कोशिश की कि वो सुप्रीम कोर्ट से जाए और उसमें फिर से एक अपील उनसे करे कि इसको पुनर्विचार उस पर करें, और कोर्ट ने भी उसको पुनर्विचार किया। इसी तरह से जब ओबीसी का मुद्दा आया और आरक्षण का मुद्दा आया यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और 13 पॉइंट रोस्टर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जब लागू किया जाने लगा, उसमें पहले ही एक वर्ग हमारा जो था एसटी का, वो तो एकदम से गायब, क्योंकि 13 में वो कहीं आता ही नहीं था। और उस 13 में जो है 2 एससी आ जाते थे, 4 या 5 जो है उसमें ओबीसी आ जाता था, बाकी 9, 3 ओबीसी आता था, 1 एससी आता था और 9 जो है जनरल के लोग होते उस 13 में। तो इसको लेकर के 5 मार्च सन 18 को एक ज़बरदस्त प्रदर्शन फिर हुआ, देशव्यापी प्रदर्शन हुआ और सरकार उस मुद्दे पर भी झुकी और उसका परिणाम यह हुआ कि 200 पॉइंट का रोस्टर सरकार ने माना और उसको जारी भी किया। तो इस तरह से लोकतंत्र में जो मनमानापन हो रहा था उसको चेक करने के लिए ये 2 गतिविधियां लैंडमार्क के रूप में हमारे सामने आईं, लेकिन इसका भी विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं था। गांव के स्तर पर इसका विस्तार नहीं था। गांव के वे अभिभावक जिनके बच्चे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ रहे थे और जो आगे चल करके ये योग्यता प्राप्त करते कि वो कहीं पर अध्यापक हो सकें, उन अभिभावकों में इसके प्रति बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी, उनकी सोच इसके बारे में बहुत आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो इस प्रकार से लोकतंत्र का जो एक होता है जन भागीदारी का जो सवाल होता है, वो जन भागीदारी कहीं पर आक्रांत हो गई थी, उसका वो जो स्वरूप होना चाहिए तो स्वरूप निखर करके नहीं आ पा रहा। और हमारे जो दुखद पहलू था, जो हमारे वे नेता हैं जो जिनको दलितों का या पिछड़ों का नेता माना जाता है, उनके अपने राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों में भी बहुत इस बात को लेकर के चिंता नहीं थी, बहुत ज़्यादा वो मुखर नहीं थे और उनका मौन रह जाना ही लोकतंत्र के विगलित होने का, उसके क्षरण का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा था और शायद अभी है। बहुत सारे मुद्दों पर अभी भी लोग मुखर नहीं हैं। इसलिए लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब हमारा गांव जागे। जब तक हमारा गांव नहीं जागेगा, खेत खलिहान में काम करने वाले को लोकतंत्र की समझ नहीं होगी, उसको यह समझ नहीं होगी कि लोकतंत्र हमारा किधर जा रहा है, लोकतंत्र से हमके जो अधिकार मिला हुआ वो अधिकार हमारा सुरक्षित है अथवा सुरक्षित नहीं है, उस पर क्या खतरे हैं, जब तक ये गहरी चेतना उसके अंदर नहीं आएगी, उसके अंदर ये जागरूकता नहीं आएगी, तब तक हमारा लोकतंत्र सफल नहीं होगा। और जो लोग सत्ता में हैं वे जानते हैं, उनको यह मनोविज्ञान गांव वालों को मालूम है कि इनको बहुत ज़्यादा इन सब मुद्दों पर कोई सोच विचार इनका नहीं होता है। इनको हम धार्मिक मुद्दों में उलझा करके इनकी दिशा को हम बदल सकते हैं, इनको हम भटका सकते हैं और इनको जो है हमारे लिए खतरा बनने से इनको हम रोक सकते हैं। वो काम बखूबी कर रहे हैं, वो धार्मिक मुद्दों को उछाल रहे हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दों को उछाल रहे हैं। और जैसे अतीत में ये कोशिश की गई, हमारी जो वेदांत की फिलॉसफी है, हमारा जो हिंदू जिसको सनातन धर्म हम कहते हैं, उसकी जो मान्यता है कि आदमी का जो वर्तमान जीवन है, उसका जो दुख दर्द है, वो यह न समझे कि वो किसी शासन की व्यवस्था के कारण है, बल्कि उसके लिए वो स्वयं दोषी है। स्वयं दोषी इस रूप में है कि उसने पूर्व जन्म में जो गलत काम किया था, जो अच्छे काम उसने नहीं किया था, उसी के परिणाम उसका ये वर्तमान जन्म है और ये वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है। तो उसको उसने प्रारब्ध के ऊपर डाल दिया, उसको उसने जो है किसी सरकार का, किसी व्यवस्था का दोष उसको नहीं माना। तो वो हमारी
जो जिन्होंने व्यवस्था बनाई थी उन्होंने इस तरह से एक तरह से लोगों के दिमाग में भर दिया था, उनकी ब्लड में आ गया था कि हम अपने पूर्व जन्म का कर्म भोग रहे हैं, इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं मानते, कोई इसके लिए दोषी नहीं है। तो वो व्यवस्था पर कोई चोट नहीं कर पा रहा, वो आत्मतुष्ट था कि हम भैया अच्छा कर्म करेंगे। उसको पढ़ाया गया कि इस जन्म में अच्छा कर्म करोगे तो अगला जन्म तुम्हारा बन सकता है, ये जन्म तो तुम्हारा जैसा पिछला निर्धारित है वैसा ही रहेगा। तो हमारी सरकार ने भी इस मनोविज्ञान को समझा कि हमारा गांव का आदमी तो भगवान भरोसे बैठा रहता है, वो ये समझता कि जो कुछ भी संकट है वो ऊपर वाले की मर्जी से आया हुआ है, इसके लिए कोई सरकार दोषी नहीं है। और इसी भावना को पुष्ट करने के लिए वो तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के आयोजन करते रहते हैं। कभी माघ मेले के नाम पर, कभी अयोध्या में रामनवमी के नाम पर, कभी किसी और तीर्थ के नाम पर, किसी और मेले के नाम पर, किसी और कांवड़ यात्रा के नाम पर, इसको सारा वो करते रहते हैं ताकि लोग भूले रहें और हमारी तरफ उनका ध्यान ना हो। तो एक तरह से अगर आपकी इस बात को देखा जाए तो देश जहाँ विज्ञान, अर्थशास्त्र, इंडस्ट्री, उद्योग, नौकरियों में आगे जाना था, जिसके लिए ये सरकार कह करके आई थी, ये तो मध्यकाल की तरफ ले जा रही है। हाँ बिल्कुल, आप ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्योंकि यह सरकार जो है नारा तो देती 21वीं 22वीं आगे की सदी का कि हम उधर ले जा रहे हैं भारत को, लेकिन वैचारिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, जहाँ से आदमी की सोच बदलता है, जिस वैज्ञानिक सोच के आधार पर, जिस तर्क बहुलता के आधार, तर्कशीलता के आधार पर देश को आगे हम ले जा सकते हैं, उसको वो कुंद कर रहा है, वो उसको पीछे की तरफ ले जा रहा है। ये जो है आगे न देखे, ये पीछे की तरफ देखे, और वो उसका पूरा प्रयास है कि जितना ये लोग पीछे की तरफ देखेंगे, हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, हम विज्ञान की बात करेंगे, हम स्पेस की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, लेकिन बौद्धिक स्तर पर इनको हम पीछे दें। तो ये सरकार बिल्कुल ये इसको मध्य की तरफ ही ले जा रही है। सारा प्रोग्राम इनका उसी तरह का हो रहा है। आज मैं अभी सुन रहा था कि जो औरतें महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में वो काम कर रही हैं, 181 के तहत 9 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है। अच्छा, तो 9 महीने से उनको वेतन नहीं लगा तो महिलाएं ये कह रही हैं कि हमारे बच्चे की फीस नहीं दे पा रही हूँ, उनका एडमिशन ख़त्म हो गया, वो घर बैठ गए हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब यही है कि पैसा, अयोध्या में करोड़ों रुपए का दिया जलाने का पैसा हमारे पास है। अयोध्या के सुंदरीकरण के लिए 4000 करोड़ से अधिक हमारे पास, 400 करोड़ से अधिक हमारे पास पैसा है, हम वहाँ लगा देंगे। लेकिन यो महिलाएं अपना घर द्वार छोड़ करके, जिनके भी कोई बहुत सी ऐसी महिलाएं उनके पति नहीं है, उनके और कोई कमाने वाला नहीं, उन्हीं की कमाई से, उन्हीं की वेतन से उनका घर परिवार चल रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही है, उनको तक पैसा नहीं मिल रहा है। तो क्या हो रहा है? ये तो उसी तरफ ले जाना होगा कि हम इन धार्मिक मुद्दों में, फालतू मुद्दों में पैसा हमारे पास है, वहाँ हम लगाएंगे, लेकिन जो आम आदमी है, आम जनता है, उसके हित के लिए हम कोई काम नहीं करेंगे। उसको हम वही, जैसे होता था ना कि ऐसा ऐसा काम करोगे तुमको स्वर्ग में हम मिल जाएगा, तुमको अगला जन्म बढ़िया मिल जाएगा, उसी तरह से उनको भी कि लगे रहो, ऐसे काम करते रहो और जो है वो राम के गुण गाते रहो, तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। इससे तो कल्याण होने वाला नहीं, लेकिन ले वो उसी तरफ जा रहे हैं। आदमी की सोच को वैज्ञानिकता की तरफ, तर्क की तरफ, वैज्ञानिक सोच के सीधे सीधे अर्थ में हम कहें कि तर्क के साथ सोचना कि कोई काम हो रहा है वो सही है या गलत है, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाने दे रहे हैं। ये तो ये सरकार कर ही रही है, सरकार की योजना भी है, क्योंकि इसी तरह के वो अब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, उसमें अरबों रुपए होंगे, और उसमें जैसा हो रहा है कि सब के सब प्रबंध जो करने वाली समिति, उसमें सब ब्राह्मण ही है। एक ओबीसी से एससी बने हुए कामेश्वर चौपाल को रख दिया और बाकी लोग उसमें किसी तरह नहीं, तो हिस्सेदारी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मण राज जो था, उसी ब्राह्मण राज को कायम करने की कोशिश की जा रही है। और ब्राह्मण राज का मतलब होता है सोचना बंद करो जी, आंख मूंद करके चलना शुरू करो। मनुस्मृति का एक तरह से, हाँ, मनुस्मृति का एक तरह से उसका अब पुनरुत्थान हो रहा है। ये रिनासा एक तरह का है जो मनुस्मृति को फिर से
लाओ, हिंदुत्व करेगा साथ। हिंदुत्व का निराला। तो चूंकि आपने आंदोलन किए भी हैं, आंदोलन देखे भी हैं, तो ऐसा क्या कुछ नज़र आता है कि जो इतनी बड़ी साजिश राज्य के लेवल पर, सत्ता के लेवल पर, शासन के लेवल पर, उससे क्या रास्ता निकलेगा? कैसे इस चीज़ से जो प्रभावित होने वाले लोग हैं वो कैसे लड़ पाएंगे? कुछ आपको क्या इस पे आप बताएंगे कुछ? ये जब हम इस पर सोचने बैठते हैं, लगभग हमारा भी 50-55 साल का अनुभव है और लोगों के बीच में रहे हैं और लोगों को चेतना जागृत करने का काम करते रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जो वो साजिश जिन्होंने सदियों से कर रखी है, अब भी वो साजिश करने से बाज नहीं आते हैं। और जो हमारा समाज इस ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से, हिंदुत्व से वो पीड़ित है, उस समाज का वो गहराई से साजिशकर्ता अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो कोई उनको कहीं पर घुसने की गुंजाइश मिलती हो पर उसमें घुस जाते हैं। हमारा समाज चूँकि अनेक जातियों में बटा हुआ है और हर वर्ग जातियों में बटा हुआ है, यहाँ की जो सवर्ण है वो भी जाति उपजाति में बटा हुआ है, लेकिन उनमें चालाकी यह है कि वो अपने वर्गीय चेतना से युक्त है। जाति में उपजाति होने के बाद भी उनमें एक तरह की वर्गीय चेतना है, लेकिन जो गैर सवर्ण बहुत बड़ा हमारा समाज है, आदिवासियों तक, जंगल में रहने वाले लोगों तक, उसमें अभी वर्गीय चेतना नहीं है। जो आज़ादी की लड़ाई के बाद कुछ आर्य समाज के कारण, कुछ किन्हीं और कारणों से एक चेतना आई, जातीय स्तर की चेतना आई कि हमको भी पढ़ लिख करके आना चाहिए, हमको भी हिस्सेदारी होना चाहिए, तो वो सारी जो चेतना थी वो जातीय अस्मिता में बदल करके आई, वो वर्गीय अस्मिता में बदल करके वो नहीं आई। तो ये जो हमारे बीच में जातियों के स्तर पर जो अलग अलग अस्मिताएं हैं, सामूहिक अस्मिता हमारी जो नहीं बन पाई, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, या यहाँ तक कि माइनॉरिटी को भी ले लीजिए, तो उसका परिणाम यह हुआ कि साजिशकर्ता हमारे अंदर जो अंतर्विरोध है, हमारे यहाँ जो ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना है कि फलाना जात तो जो है आगे बढ़ गई, हम पीछे रह गए, फलाना जात ही हमारा हिस्सा खा जा रही है, ऐसा उसको साजिशकर्ता समझा देते हैं कि देखो वो यादव तो आगे निकल गए और सब कुछ उन्हीं को मिल रहा है, मलाई तो वही काट रहे, तुम तो खाली उनके पीछे पीछे चल रहे हो, हमारे साथ आओ, हम तुमको जो है अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे। तो इस प्रकार की भावना को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, निरंतर लोगों के बीच में जा कर के, समझा कर के, उदाहरण देते हुए, और जब तक वो उनके मन में जो नकारात्मक चीज़ पैदा कर दी गई है, जो एक ईर्ष्यात्मक चीज़ पैदा कर दी गई है, परस्पर जलन की जो भावना पैदा कर दी गई है, जब तक इसको हम समाप्त नहीं करते हैं, तब तक हमें बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक का दुख भोगना पड़ेगा। ये स्थिति है। तो इसलिए मुझे तुरंत तो कोई नज़र नहीं आता है कि एकदम से तुरंत से हो जाएगा, जब तक कोई वॉल्केनिक स्थिति ना आ जाए, बल्कनाइज ना हो जाए एकदम से कोई स्थिति। तो ये जो आपने सवाल किया कि क्या हमको कोई रास्ता नज़र आता है, रास्ता तो है, रास्ता लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। उस टेढ़े मेढ़े रास्ते को हमको सीधा करना होगा। वो टेढ़ा मेढ़ापन क्या है कि हमारी आपस की जो फूट है, हमारी जो आपस की एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना है, इसको जब हम, आज बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो जिन लोगों ने भाजपा को ओबीसी में वोट दिया वो भी परेशान हैं और कभी कभी सोशल मीडिया पर लिखते भी हैं। तो मैं तो व्यंग्यात्मक बोला लिख देता हूँ कि भाई क्यों ऐसा आप परेशान हो रहे हैं, आपकी सरकार है, आपने बनाया है, आप देखिए, आप सोचिए। तो अभी यह सोच धीरे धीरे जितने मार पड़ेगी उतने पिछड़ों में इस बात की शायद चेतना जागृत हो कि हमको साथ रह करके लड़ना, अपना हक प्राप्त करना। अलग अलग हम अपना हक प्राप्त नहीं कर सकते, अलग अलग रह करके हम यूज हो सकते हैं। एक और बात अक्सर इसमें जो आपने बात की पिछड़े की, तो एक सवाल खड़ा होता है कि जब लड़ाई की बात आती है और किसी के विरोध की बात आती है, तो जो दूसरा पक्ष है, जो सत्ता में है, जो मनुस्मृति की व्यवस्था पे राज कर रहा है, वो एक चेहरा दिखा देता है
कि ये तो पिछड़ा ही है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है। तो फिर जो पिछड़ा है उसको ये लगने लगता है ये तो मेरा आदमी है। तो मेरा आदमी, जो मेरे आदमी की वजह से जो लोगों में ये भाव बना हुआ है, जो बड़ी टैक्टिस से उस व्यक्ति को पिछड़ा बना करके, और वो जितने नुकसान पिछड़ों के हो सकते हैं, दलितों के हो सकते हैं, सब जब उस व्यवस्था के द्वारा कराया जा रहा हो, तो उसको किस रूप में देखते हैं, या विज्ञान में या दर्शन में या फिलॉसफी में ऐसे शासक या ऐसी व्यवस्था को का कभी ऐसा कुछ हुआ है इससे पहले भी? ऐसा होता है, ये प्रतीकात्मक राजनीति है। हम आपको दो चार उदाहरण देकर समझाएंगे। जैसे जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हो गई, कि हो गया कर भाई महिला प्रधानमंत्री हो गया, तो लेकिन महिलाओं का तो सब कुछ कल्याण हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एक मिथक बन के रह गया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी महिलाओं की स्थिति में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आदमियों का जो पुरुष का वर्चस्व था उसमें कोई कमी नहीं आई, बौद्धिक स्तर पर उसमें कोई कमी नहीं आई। मायावती जी मुख्यमंत्री हो गई उत्तर प्रदेश की, लेकिन स्कूलों में दलित वर्ग की महिला का बनाया हुआ खाना न तो अध्यापक खाते थे, न तो लड़के खाते थे, न उनको जो है खाने दिया जाता था। तो वो जो परिवर्तन एक होना चाहिए था, जिसको हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं, वो सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हुआ। आज फर्ज कर लीजिए कि रामनाथ कोविंद जी महामहिम हमारे हैं, राष्ट्रपति हमारे हैं, लेकिन राजस्थान के नागौर में प्राइवेट अंग में पेट्रोल डाल दिया जाता है, पेशकश से उसका जो है वो किया जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानपुर में जहाँ केशव प्रसाद जी बहुत चंदन लगा करके मुस्कुरा करके लोगों पर, पिछड़े वर्ग के नेताओं पर व्यंग करते रहते हैं, अपशब्द भी कहते रहते हैं, उनके रहते हुए भी कानपुर में जहाँ पर बुद्ध कथा का आयोजन किया था दलितों ने मंगटा गांव में गजनेर थाने के अंतर्गत, तो वहाँ पर दबंग राजपूतों ने 2000 की संख्या में आकर के उनको बुरी तरह से, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को पीटा, घायल किया और स्कूलों में नहीं जाने दिया उनको। लेकिन उस स्थिति पर न तो महामहिम रामनाथ कोविंद का कोई बयान आया, न तो केशव मौर्य का कोई बयान आया, न उनके किसी तरह का परिवर्तन आया। तो इस तरह की जो प्रतीकात्मक राजनीति, अतीत में भी ऐसा हुआ है कि जितने धर्मशास्त्र लिखे गए हैं उसमें बहुत से ऐसे राजाओं के समय में लिखे गए हैं जो ओबीसी वर्ग से आए हुए होंगे, लेकिन उनके समय में कोडिफिकेशन जो हुआ वो हमारे खिलाफ हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी सरोकार फील न करता हो, लगाव न महसूस करता हो दलितों से, पिछड़ों से, और वह किसी साजिश के तहत किसी धारा को मोड़ने के लिए वो कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो उससे कोई बड़ा व्यापक परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं। हम उदाहरण ले सकते हैं बिहार का। 30 साल की राजनीति वहाँ पर हो गई। 30 साल की राजनीति में बौद्धिक स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं है। जो सामंती व्यवस्था थी, जो सामंतिक माइंडसेट था, वो सामंती माइंडसेट अभी भी वहाँ बरकरार है। उत्तर प्रदेश में अभी मैंने उदाहरण दिया आपको, ये जो सामंती माइंडसेट है, सामंती सेट माइंड बना हुआ है। यहाँ राम नरेश जी मुख्यमंत्री हुए, यहाँ पर मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुई, मायावती जी मुख्यमंत्री हुई, लेकिन इस सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जो आप ये कह रहे हो कि हमारे बीच से जब तक जगदेव बाबू जैसे कहा करते थे कि निछक्का शासन शोषितों का जब तक नहीं होगा, अभी तक जो प्रतीति है, जो कुछ हुआ है, वो निछक्का शोषित राज कायम नहीं हुआ है। मोदी जी को लोग पिछड़ा कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो मशीनरी जुड़ी हुई, उनके पीछे जो संघ का एक जो अमला जुड़ा हुआ है, वो उनको इधर उधर होने नहीं देगा। और मोदी ये अपनी पोजीशन बचाने के लिए उनके इशारे पर ही चलते रहेंगे, क्योंकि उनको डर है कि अगर हमने अपने ढंग से चलना शुरू कर दिया तो हम बेदखल कर दिए जाएंगे, हमारी कुर्सी छीन जाएगी। इसलिए जब तक सांस्कृतिक स्तर पर, जब तक वैचारिक स्तर पर परिवर्तन नहीं होता है, समाज उस ढंग का नहीं होता है, तब तक कोई आदमी दलितों के बीच से या पिछड़ों के बीच से जा कर के मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, मशीनरी वही रहे, तब तक कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है, किसी तरह कोई परिवर्तन होने वाला
नहीं है। इसलिए पिछड़ा मोदी जी को चाहे जितना कोई कह ले, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। उसी तरह से रामनाथ कोविंद कुर्सी पर बैठ गए हैं, लेकिन आज अब सब लोगों ने देखा होगा कि जब वो पुरी में जाते हैं तो उनको धकियाया जाता है, उनको कुछ नहीं दिया जाता है। पुष्कर मंदिर पर जाते हैं तो उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता, और वो शर्मिंदा होने के बजाय, अपने अंदर स्वाभिमान की भावना जागृत करने के बजाय, वो सीढ़ियों पर बैठ करके वहीं पर वो जो है वो पूजा अर्चना कर लेते हैं और चले आते हैं। तो जो व्यवस्था है, जो दिमाग में जो परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन ऐसे नहीं होगा। जैसे तमिलनाडु का उदाहरण आप ले लीजिए। तमिलनाडु में पेरियार ने जो किया, तो उन्होंने माइंडसेट को चेंज कर दिया एक तरफ से, और उस माइंडसेट चेंज करने के बाद, उस तरह का समाज बन जाने के बाद, उस तरह की एक तरह की संस्कृति, वैकल्पिक संस्कृति डेवलप हो जाने के बाद, वहाँ जो सरकार 1967 में बनी, अभी करीब करीब उसी विचारधारा के लोग वहाँ पर हैं। और इसीलिए चूँकि वहाँ जो कमेरा वर्ग है, वहाँ का जो ओबीसी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, करीब करीब सत्ता उसी के हाथ में। वहाँ के हाई कोर्ट में भी सबसे ज़्यादा अगर ओबीसी के जजेज हैं, एससी के जजेज हैं, तो हिंदुस्तान में मद्रास हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है। और इसीलिए चूँकि वहाँ पर डिग्निटी ऑफ लेबर को महत्व दिया गया है, इसलिए वह प्रदेश जो है सबसे बढ़िया और प्रॉस्परस, प्रगतिशील, समृद्ध प्रदेशों में गिना जाता है, उसकी गिनती होती है। तो आपने जो ये सवाल उठाया कि अगर हमारे बीच से कोई आदमी ऐसा हो जाता है, तो ये प्रतीकात्मक राजनीति है, जो लोगों को भ्रम में डालने के लिए है कि देखो मैंने बैठा दिया दलित को, राष्ट्रपति बना दिया, और क्या चाहिए तुमको? अच्छा, ये संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये जो स्लोगन आपने दिया, प्रतीकात्मक राजनीति, हाँ, मैं पढ़ रहा था तो बहुत जगह मैं देखता हूँ कि भारत का जो दर्शन है, यहाँ का जो धर्म है, यहाँ जो अध्यात्म है, वो पूरा बेस्ड ऑन प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक। हाँ, सही कह रहे हैं आप। और चूंकि प्रतीकात्मक दर्शन और वैज्ञानिक दर्शन और उसकी वैज्ञानिकता में जो 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 अंतर है, वही मूलभूत विकास और विनाश का एक तरह से फॉर्मेट बनता है। हाँ, फॉर्मेट बन जाता है। तो अब जैसे ही अभी हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया भर की चीज़ें आ रही थी, चाहे वो सोशल मीडिया को आप देख लें, चाहे और चीज़ें आप देख लें, लेकिन ये इतना पूरा ग्लोबलाइज होने के बाद, वो चाहे कांग्रेस की कैसे दौर में आई हो, जो भी आया हो, तो वो होने के साथ जो टूल्स मिले आपको, जो हथियार मिले आपके, उसको जिन चिंतकों ने, चाहे वो रामास्वामी पेरियार की बात आप कर रहे थे, ज्योतिबा फुले की बात आप कर रहे थे, कबीर की बात आप कर रहे थे, और उसके बाद के बहुत सारे जगदेव बाबू, रामस्वरूप, तमाम इस तरह के लोग हुए, जो मानवतावादी विचारधारा के जो लोग थे, निश्चित तौर पर उन लोगों ने प्रतीकात्मक चीज़ों को नहीं दिया। उन्होंने वैज्ञानिकता को महत्व दिया, विज्ञान को महत्व दिया, और तर्क से उनको समझने की कोशिश की। तो उसमें चाहे पाखंड हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मृत्यु भोज हो, चाहे धर्म हो, तमाम चीज़ों को छोड़ने की प्रेरणा दी, और धीरे धीरे वो बात बढ़ गई। समाज में एक ऐसा वर्ग बन रहा था जो इस तरह की छुआछूत, भेदभाव, शादी ब्याह, इन चीज़ों से हट रहा था। लेकिन एकदम से एक माहौल बनाया गया, तो क्या जैसे हमलावर होता है, जैसे हमलावर ये नजर क्यों नहीं आया, जो पूरे उस समाज के लोग हैं। ठीक कह रहे हैं आप। वो बहुत सारे चिंतक विचारक हुए, ये सही बात है। लेकिन ये जो मीडिया है ना, ये प्रचार तंत्र है। प्रचार तंत्र कई तरह का है। ये तो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये गांव वाला मीडिया है। गांव वाला मीडिया जानते हैं, पुजारी तंत्र जो है, पुजारियों का जो तंत्र है, वो भी एक मीडिया है। हाँ। तो जब हमारे बीच से कोई नेता उभरता है इस तरह का, जैसे रामास्वामी पे, तो हमारे ही बीच से कुछ लोग उसको विरोधी पैदा किए जाए। अब यही की बात नहीं है। मोहम्मद साहब पैदा हुए कुरैश वंश में, तो कुरैशी ही खोज लिए गए उनका विरोध करने के लिए।
और ईसा मसीह यहूदियों के बीच पैदा हुए तो यहूदी खोज लिए गए उनके विचार करने के लिए, उसी में से पैदा कर दिए जाते हैं विचारधारा, क्योंकि वो एक पहले से जो स्थापित तंत्र होता है ना, जिसका लोग कुछ चुने हुए लोग फायदा उठाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका वो फायदा बंद हो जाए, तो वो उसी में से खोज लेते हैं। अब आप ज्योतिबा फुले का उदाहरण ले लीजिए, अभी मैं आपके और प्रश्न पर बाद में आता हूँ। ज्योतिबा फुले को जो उनका मुनीम था उनके पिता का, गोविंदराव जी का, जब देखा कि ये तो अपने बेटे को पढ़ा रहा है और इसका बेटा अगर पढ़ लिख ले आएगा तो हमारी मुनीमी खत्म हो जाएगी, ये हिसाब किताब खुद ही करने लगेगा। तब उसने उनके पिता को, ज्योतिबा फुले के पिता को समझाया, अरे देखो पढ़ना लिखना तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम पढ़ा रहे हो तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारा अगला सारा जीवन, तुम्हारी अगली पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। जब उनकी पत्नी पढ़ाने स्कूल खोल दिया तब भी यही समझाया कि तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाएगा कि तुम धर्म विरुद्ध काम कर रहे हो। तो पिता ने ही अपने बेटे और बहू को घर से बाहर कर दिया। आप ये समझ रहे हैं ना? तो इसी को जब कोई आदमी किसी समाज में आकर के आगे बढ़ता है, आप ही अगर कोई बात कहने लगो तो आपके अगल बगल के लोग ये समझाना कहेंगे, लोगों को समझाएंगे, आपके घर गांव को वालों को भी समझाएंगे, ये तो इनका नास्तिक हो गए हैं, इनकी बात मानोगे तो नरक में जाओगे, तुम्हारा अगला जन्म खराब हो जाएगा, तुम्हारी अगली पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। तो उसी में से आपके क्या होते हैं, विरोधी पैदा हो जाते हैं। तो आप एक को समझा के आएंगे तो 10 उसको समझाने आ जाएंगे, अरे इनकी उसमें मत पढ़ना, ये तो बहुत गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। एक ये प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति ये होती है कि जो हमारा और मीडिया होता है ना, वो ये समझाता है दूसरी जातियों को, जैसे आजकल हो रहा है ना कि राम स्वरूप वर्मा अगर कुर्मी बिरादरी में पैदा होकर के नेता निकल गए तो लोग कहेंगे अरे तो कुर्मियों के लिए काम कर रहे हैं, वो कुर्मियों के नेता हैं, कुर्मियों के नेता हैं। मुलायम सिंह तो यादवों के नेता हैं, भीमराव अम्बेडकर तो महारों के नेता थे, चमारों के नेता थे, चौधरी चरण सिंह जाटों के नेता थे, तो बाकी लोगों से क्या मतलब। तो ये होता है कि अगर मनोवादी विचारधारा को कोई एक आदमी है तो सारे लोग उसको प्रमोट करने में लग जाते हैं कि राष्ट्रीय नेता, ये देश का प्रेमी है, देशभक्त है, देश के कल्याण की बात करता है। दूसरा कोई होता है, पेरियार का भी बहुत विरोध हुआ, सब लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन अपने मार्ग पर वो अडिग रहे, चले, और उनके फॉलोइंग वो तर्क संगत ढंग से बात करते थे। यहाँ आप तर्क संगत ढंग से बात करेंगे, जैसा हमारा अपने जीवन का पूरा अनुभव है कि जब मैं मंच पर ये सच बातें कह करके आता था, नीचे भीड़ में जाता था, तो वो मैं चेहरे देखता था तो लगता था कि इसमें इन सब लोगों को मेरी बात पसंद नहीं है। क्यों? नास्तिक हैं, अधार्मिक हैं, धर्म विरुद्ध बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में धर्म भरा रहता है। तो जब वर्मा जी एक बार चुनाव लड़ रहे थे चौधरी नरेंद्र सिंह के खिलाफ, तो वर्मा जी से मैंने कहा कि वर्मा जी आपकी बिरादरी ही आपको वोट नहीं देगी। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा कि उसको ये उम्मीद है कि नरेंद्र सिंह जीतेगा तो मंत्री बनेगा और हमारा भला होगा। आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? उसको आप पढ़ाएंगे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये खराब है, वो खराब है, हैं? तो वो ज़्यादा उनको पसंद करते, तो परिणाम उस वक्त हुआ था कि वो हार गए, नरेंद्र सिंह जीत गए। तो इस प्रकार से ये चीज़ है जो आपने कहा वैज्ञानिक सोच, सीधे सीधे अर्थ हम कहिए कि किसी बात को तर्क पर की कसौटी पर कस करके करना और मानना, यही वैज्ञानिक सोच का एक सीधा सरल सा अर्थ है कि आप किसी चीज़ के बारे में कारण और कार्य खोजिए। यह जो बात कही जा रही है इसका कारण क्या है, इसका फल क्या होगा, ये तर्क पर उतरता है कि नहीं उतरता है। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो जैसे अब उस अर्थ में आइए, पत्थर की पूजा आप करेंगे, आप जाएंगे तीर्थ में जाएंगे, माला फूल चढ़ाएंगे, आप ये कभी नहीं सोचते हैं कि जो हम लड्डू हनुमान जी को चढ़ा आए उसमें से कितना हनुमान जी ने खाया, और हनुमान जी ने अगर नहीं खाया तो कौन खाया, ये हम नहीं सोचते हैं। पैसा हमने जो वहाँ पर दान दिया, जो पैसा हमने चढ़ाया, वो पैसा क्या हनुमान जी ने लिया? हनुमान जी को क्या जरूरत थी? हनुमान जी को लंगोट बनानी थी? हनुमान जी को लंगोट खरीदता था कपड़ा उसके लिए? नहीं था। पत्थर में क्या है?
क्या खरीदेगा, कहाँ बाजार में जाएगा? न तो चल सकता है, न हिल सकता है, न डोल सकता है, न बोल सकता है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा श्रद्धालु आदमी इस पर इस तरह से नहीं सोचता है। वो अपने पैसे चढ़ा के चला जाता है। उस पैसे को और उस मिठाई का सदुपयोग कौन करता है? पुजारी करता है, पुजारी के लोग करते हैं, उसका घर उससे चलता है। तो बिना परिश्रम किए हुए, परिश्रम करने वाले का धन लूट करके अपनी जिंदगी चलाने का काम पुजारी करता है, और हमारा आदमी तर्क से सोचता नहीं है। वही वैज्ञानिक सोच हुआ ना कि पूछो भला, ये पत्थर बोलेगा, कहीं गवाही देगा, खाएगा तो टट्टी पेशाब करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो कहाँ करेगा, कौन बहाएगा, कौन साफ करेगा, कौन कर रहा है, कुछ हो रहा है? इतनी गहराई से वो किसी चीज को नहीं सोचता है। और अगर वो कहेगा तो पंडित करे राम राम राम, तो तुमने तो अपना सत्यानाश कर लिया, तुम तो धर्म के विरोध में चले गए। बताओ, तुम्हारा कल्याण नहीं, तुम्हारी तो अगली 7 पीढ़ियां जो है बर्बाद हो जाएंगी। अब ये भय दिखा करके आदमी को कहे हुए है, उसकी उस सोच पर जो है वो पलीता है। तो सवाल यही है कि हम तर्क संगत बात, यही पेरियार यही कहते थे कि ब्राह्मण को सम्मान देना बंद करो, तर्कशील बनो। जब तक तर्कशील नहीं बनोगे तब तक तुम कोई अच्छा निर्णय नहीं कर पाओगे। ये उनका कथन था, ये उनकी सोच थी। तो हमें यही है कि वैज्ञानिक सोच न डेवलप हो, आगे हम न जाएं। जिन देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में जब तक पोप का राज चलता था, पोप की राजज्ञा जब तक चलती थी, तब तक वहाँ कोई प्रगति नहीं। 16वीं शताब्दी में लोगों ने पोप को बाहर कर दिया, विज्ञान का जन्म हुआ। वैज्ञानिक ढंग से लोगों ने सोचना शुरू किया कि हर एक घटना का कोई कारण होता है और उस कारण को जानना जरूरी है। और अगर यह अन्वेषण की भावना यूरोप में ना आई होती, आज जितना भी विकास हुआ है टेक्नोलॉजी का, वो नहीं हुआ होता। हम पोप के आदेश को मान करके स्वर्ग का टिकट ही खरीदते रहते। वो जारी करता था, टिकट जारी करता था स्वर्ग जाने का। जब उन्होंने बदल दिया, पोप को थ्रो आउट कर दिया, उसकी राजाज्ञा को मानना बंद कर दिया। भले पोप आज हो, लेकिन उसकी राजाज्ञा नहीं चलती है। अब यहाँ लोगों द्वारा चुनी हुई सरकारों के माध्यम से चलता है, काम होता है। इसलिए वो वैज्ञानिक तरक्की कर दिया, और भारत जो पीछे की तरफ ले जा रहा है, आज उसी यूरोप की खोज के आधार पर अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपना आधार मजबूत नहीं कर रहा है। तो ये है कि सरकार जो वर्तमान है वो ये सोचती है कि आप में तर्क करने की शक्ति ना हो, आप उसी अंधविश्वास में, उसी पाखंड में, उसी चमत्कार में बने रहें, जिससे कि ये सरकार अपना आराम से काम करती रहे, अपना हित सिद्ध करती रहे। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे यूट्यूबर्स के लिए कही है। मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा और लोग इससे लाभ लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद। संश्लिष्ट विचार नहीं आ पाए, क्योंकि